हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस ब्रह्मास्त्र रिवीजन सीरीज के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटोर सीए जसमीत सिंह। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग रिवाइज करने वाले हैं थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के न्यूमेरिकल एस्पेक्ट को। तो जितने भी हमारे पास फॉर्मूलाज इस पर्टिकुलर चैप्टर्स पे निकलते हैं फॉर सॉल्विंग द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, हम उनको रिवाइज करेंगे और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे सो दैट कि हमारे ये कॉन्सेप्ट कॉन्क्रीट हो जाए, स्ट्रांग हो जाए और एग्जाम में जब यहां से क्वेश्चन निकल कर आए तो वहां पर हमसे कोई भी गलती ना हो। राइट तो ये सेशन थोड़ा सा छोटा लेगा, लेकिन आई कैन एश्योर यू कि बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव सेशन होने वाला है। आप यहां पर जो नॉलेज गेन करेंगे उससे आप एग्जाम में अपने 4 से 5 नंबर जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के जो है वो आप सॉलिड करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। और सबसे पहले जो हमारी प्रोडक्शन वाली यूनिट है उसके न्यूमेरिकल फॉर्मूलाज जो हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनको अपन रिवाइज करते हैं। तो प्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर हमारे पास बेसिकली 3 ही कॉन्सेप्ट हैं जो हम लोग को पता होने चाहिए। प्रोडक्शन वाले चैप्टर में हमारे पास 3 ही कॉन्सेप्ट हैं जो हम लोग को पता होने चाहिए। एक हमारे पास आता है टोटल प्रोडक्ट, जिसको आप टीपी के नाम से जानते हो। एक आता है आपके पास एवरेज प्रोडक्ट, जिसको आप एपी के नाम से जानते हो। और एक आता है आपके पास मार्जिनल प्रोडक्ट, जिसको आप एमपी के नाम से जानते हो। टीपी को कैसे कैलकुलेट करते हैं सर? टीपी को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला तो होता है सम ऑफ एमपी। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है सर? एडिशनल वेरिएबल फैक्टर से जो आउटपुट जनरेट होता है उसको बोलते हैं हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट। तो जो एक एडिशनल वेरिएबल फैक्टर जो आउटपुट जनरेट करता है उसे मार्जिनल प्रोडक्ट बोलते हैं। तो सर जितने भी मार्जिनल प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जितने भी वेरिएबल फैक्टर्स ने आपका जो आउटपुट जनरेट किया है, अगर उसका सम कर लेंगे, उसका एग्रीगेट कर लेंगे, तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा? टीपी, टोटल प्रोडक्ट निकल कर आएगा। तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये होता है और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास होता है एवरेज प्रोडक्ट इनटू वेरिएबल फैक्टर। एवरेज प्रोडक्ट इनटू वेरिएबल फैक्टर। तो आपका जो एवरेज प्रोडक्ट है उसको अगर वेरिएबल फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा? टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो क्लैरिटी आ जाएगी। आपका एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है सर? एवरेज प्रोडक्ट होता है कितना आउटपुट जनरेट किया एक वेरिएबल फैक्टर ने। तो आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, एक वेरिएबल फैक्टर ने कितना आउटपुट जनरेट किया उसको बोलते हैं एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट की कैलकुलेशन कैसे होती है सर? एवरेज प्रोडक्ट इज नथिंग बट द टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय वेरिएबल फैक्टर। टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय वेरिएबल फैक्टर। मार्जिनल प्रोडक्ट जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज व्हाट? इट इज एडिशनल यूनिट, एडिशनल आउटपुट जनरेटेड बाय एडिशनल वेरिएबल फैक्टर। जब हमने एक नया वेरिएबल फैक्टर इंट्रोड्यूस किया, उस वेरिएबल फैक्टर से जो एडिशनल आउटपुट जनरेट हुआ उसको बोलते हैं आप मार्जिनल प्रोडक्ट। तो मार्जिनल प्रोडक्ट का एक फॉर्मूला होता है टीपीएन माइनस टीपी एट n माइनस वन। तो जैसे अगर आपको एमपी फाइंड करना है ऑफ फोर्थ वेरिएबल फैक्टर, तो आप कैसे निकालोगे? तो सर आप टोटल प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ वेरिएबल फैक्टर पकड़ोगे, माइनस कर दोगे टोटल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेरिएबल फैक्टर, तो आपके पास एमपी ऑफ फोर्थ वेरिएबल फैक्टर निकल कर आ जाएगा। टीपी एट 4 माइनस टीपी एट 3। राइट, एक फॉर्मूला हमारे पास और निकलता है यहां पे एमपी को कैलकुलेट करने का। जब आपके पास क्वेश्चन में वेरिएबल फैक्टर के बीच में गैप 1 से ज्यादा का हो, जब वेरिएबल फैक्टर का गैप 1 से ज्यादा का हो तो उस केस में आप एमपी को निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो? आप यूज करते हो डेल्टा टोटल प्रोडक्ट। डेल्टा मतलब चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन वेरिएबल फैक्टर। मतलब अगर आपको क्वेश्चन के अंदर यह दिया हो कि 10 लेबर मिलकर टोटल प्रोडक्ट बनाते हैं 100 और वहीं पे आपके 12 लेबर मिलकर आपका टोटल प्रोडक्ट बनाते हैं लेट से 140, तो अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो एक लेबर इंट्रोड्यूस नहीं हुई है, 2 लेबर इंट्रोड्यूस हुई है।
10 मिलके 100 बनाती है, 12 मिलके 140 बनाती है, तो एक एडिशनल लेबर कितना आउटपुट जनरेट करती है? इसके लिए आप कैसे निकालेंगे? MP इज इक्वल्स टू चेंज इन TP 140 माइनस 100 डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर 12 माइनस 10, यानी कि आपका 40 डिवाइडेड बाय 2 विच मींस 20। तो आपके पास MP कितना निकलेगा? 20। बच्चे अक्सर ये गलती कराते हैं, वो 140 और 100 का डिफरेंस लिख कर आ जाते हैं 40 जो है वो करेक्ट आंसर नहीं है, लेकिन MCQ के ऑप्शन में 40 जरूर मिलता है। तो बच्चे जल्दी जल्दी खुशी खुशी में 40 पे टिक कर देते हैं और वहीं पे उनसे हो जाती है गड़बड़। तो अगर आपके पास जो वेरिएबल फैक्टर का इंक्रीज हो, अगर आपके पास वेरिएबल फैक्टर का जो इंक्रीज हो, अगर वो 1 से ज्यादा हो, तो 10 से 12 मतलब 2 लेबर लगाई गई है। जब 1 से ज्यादा वेरिएबल फैक्टर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उस केस पे MP को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला नंबर 2 जो है वो आपका एप्लीकेबल होता है, राइट। तो आइए जल्दी से इनके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, तो हमको ज्यादा बेहतर क्लैरिटी मिल जाएगी। आपके पास वेरिएबल फैक्टर दिए हुए हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसके बाद आपको TP में कुछ जगह पे ब्लैंक, कुछ जगह पे फिगर मिल रही है, AP में कुछ जगह पे ब्लैंक, कुछ जगह पे फिगर मिल रही है, MP में कुछ जगह ब्लैंक, कुछ जगह पे फिगर मिल रही है। आपको ये सारी की सारी जो ब्लैंक फिगर्स है इनको फाइंड करना है। सर क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है? ऐसा बेटा एग्जाम में ये टेबल बन के आ सकती है और इस टेबल के बेस पे 4-5 MCQs बन सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि फाइंड करिए TP एट 1 यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर कितना होगा। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि फाइंड करिए AP एट 2 यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर कितना होगा। क्वेश्चन आपसे कह सकता है फाइंड करिए TP एट 5 यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर कितना होगा। तो ये टेबल वो आपको दे देगा और इस टेबल के बेसिस पे आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इट्स बेटर कि हम पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना ही सीख लें। अगर हम पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना ही सीख लें तो बवाल ही खत्म। जितने मर्जी आप MCQ बनवा लेना, हम सारे के सारे MCQs का बढ़िया से आंसर कर देंगे। अब एक बात समझने वाली है कि अगर हमारे पास वेरिएबल फैक्टर 0 है तो हमारा टोटल प्रोडक्ट भी 0 होगा, हमारा एवरेज प्रोडक्ट भी 0 होगा और हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट भी 0 होगा। जब सर कोई लेबर ही नहीं लगाई, कोई वेरिएबल फैक्टर ही नहीं लगाया, तो आउटपुट कहां से जनरेट हो जाएगा? आउटपुट जनरेट करने के लिए वेरिएबल फैक्टर का होना जरूरी है। तो जब आपके पास 0 वेरिएबल फैक्टर होंगे तो आपके पास TP भी 0 होगा, AP भी 0 होगा, MP भी 0 होगा, राइट। एग्जाम में MCQ बन सकता है कि सर आपके पास अगर 0 वेरिएबल फैक्टर है तो TP, AP, MP क्या होंगे? ये 0 होंगे। ओके बेटा? हां जी सर। अब अगर आपके पास एक लेबर आपने लगाई और उस एक लेबर ने मार्जिनल प्रोडक्ट 4 बनाया, MP 4 का मतलब क्या है? MP 4 का मतलब क्या है? MP अगर 4 है इसका मतलब क्या है कि एक लेबर ने 4 यूनिट्स जनरेट करी। जब हमने पहला लेबर लगाया तो पहले लेबर ने 4 यूनिट्स जनरेट करी, तो जो पहला लेबर होगा उसका MP भी 4 होगा, उसका TP भी 4 होगा और उसका AP भी 4 होगा। सर एक और MCQ निकल आया कि जब आपके पास 1 यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर होती है, जब आपके पास 1 यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर होती है तो वहां पर TP, AP और MP तीनों सेम होते हैं। जब आपके पास 1 यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर होती है तो वहां पर राजा बेटा आपका TP, आपका AP और आपका MP, ये तीनों क्या होते हैं सर? ये तीनों के तीनों हमारे सेम होते हैं। ओके, अब जरा ध्यान से देखेंगे, क्या कह रहा है वो आपसे कि सर जब 2 वेरिएबल फैक्टर्स हैं तो TP हमारा 10 है, हमें AP फाइंड करना है। तो AP हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? AP का फॉर्मूला होता है TP डिवाइडेड बाय वेरिएबल फैक्टर। तो TP है हमारे पास 10 को डिवाइड कर देंगे 2 से, हमारे पास आ जाएगा 5। हमें MP फाइंड करना है एट 2, तो MP एट 2 कैसे निकलेगा? MP एट 2 निकलेगा TP एट 2 माइनस TP एट 1। तो TP एट 2 आपके पास 10 है और TP एट 1 आपके पास 4 है। तो आपके पास यहां पर जो फिगर आएगी दैट विल बी 6।
ठीक है जी। अब आपको थर्ड पे टीपी नहीं गिवन है, लेकिन थर्ड पे एपी गिवन है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको टीपी का फॉर्मूला बताया था। टीपी निकालने के लिए क्या किया जाएगा, एपी के साथ वेरिएबल फैक्टर का मल्टीप्लाई करा दिया जाएगा। एपी आपके पास 6 है, वेरिएबल फैक्टर आपके पास 3 है, एपी आपके पास 18 निकल कर आ जाएगा। अब आपके पास टीपी एट 3 आ चुका है। एमपी एट 3 निकालना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आपको बस क्या करना है, आपको टीपी एट 3 पकड़ना है माइनस टीपी एट 4 कर देना है। टीपी एट 3 आपके पास 18 है, टीपी एट 2 आपके पास 10 था। रिजल्ट आपके पास निकल कर आ जाएगा रिजल्ट आपके पास निकल कर आ जाएगा 8। आपको फोर्थ लेवल पे टीपी दिया हुआ है और यहां पर आपसे एपी और एमपी पूछा जा रहा है। तो पहले एक काम करते हैं, पहले हम यहां पर एमपी फाइंड कर लेते हैं। टीपी एट 4 माइनस टीपी एट 3, टीपी एट 4 माइनस टीपी एट 3, तो टीपी एट 4 इज 24, 24 माइनस 18, 24 माइनस 18, ये हमारे पास आ जाएगा 6। ठीक है जी। इसके बाद एपी फाइंड करना है। एपी कैसे निकलेगा, सिंपल सर, सिंपल है, सिंपल। हम टीपी को वेरिएबल फैक्टर से डिवाइड करा देंगे, यानी कि 24 को हम 4 से डिवाइड करा देंगे, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 6। अब इसके बाद आपको फिफ्थ पे टीपी निकालना है। अगेन वेरी सिंपल, आपको एपी पता है, आपको क्या करना है सर, एपी के साथ वेरिएबल फैक्टर का मल्टीप्लाई। एपी है आपके पास 5, वेरिएबल फैक्टर भी है 5, ये आपके पास निकल कर आ जाएगा 25। अब आपको सर एमपी निकालनी है। अगेन वेरी इजी, टीपी एट 5 माइनस टीपी एट 4, टीपी एट 5 माइनस टीपी एट 4, यानी कि 25 माइनस 24, यानी कि 25 माइनस 24 इज इक्वल्स टू 1। राइट, उम्मीद करता हूं क्लियर होगा सबको। आगे बढ़ते हैं। एक और ऐसा ही क्वेश्चन, यूनिट्स ऑफ लेबर आपको दी हुई है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, आपको एवरेज प्रोडक्ट दिया हुआ है और इसमें कुछ ब्लैंक्स फिगर है। आपको मार्जिनल प्रोडक्ट दिया हुआ है, इसमें कुछ ब्लैंक्स फिगर है। हम यहां पर टीपी की मदद लेंगे, तो मैं यहां पे टीपी को इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं। अगर मुझे एपी की कुछ फिगर्स चाहिए और एमपी की कुछ फिगर्स चाहिए, तो मुझे टीपी को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास पहला वेरिएबल फैक्टर आता है, तो पहले वेरिएबल फैक्टर पे आपका टीपी, एपी, एमपी सब सेम होता है। तो यहां पर ये भी 16 होगा और यहां पर ये भी 16 होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसके बाद आपको एमपी फाइंड करना है 2 पे। तो एमपी 2 पे कैसे निकलेगा, एमपी 2 पे निकलेगा टीपी एट 2 माइनस टीपी एट 1, टीपी एट 2 माइनस टीपी एट 1। टीपी एट 1 हमको पता है कि 16 है, टीपी एट 1 हमको पता है 16 है। टीपी एट 2 हमको फाइंड करना है। हमें एपी एट 2 पता है, तो टीपी एट 2 कैसे निकलेगा, 20 मल्टीप्लाइड बाय 2, 20 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी कि 40। तो सेकंड पे टीपी 40 का है, सेकंड पे टीपी 40 का है, तो यहां पे 40 माइनस 16, 40 माइनस 16 आपके पास आ जाएगा 24, 40 माइनस 16 आ जाएगा आपके पास 24। अब आपको तीसरे लेवल पे एपी फाइंड करना है और तीसरे लेवल पे एमपी गिवन है। तो एपी कैसे फाइंड होगा, एपी फाइंड होगा टीपी डिवाइडेड बाय वेरिएबल फैक्टर, टीपी डिवाइड बाय वेरिएबल फैक्टर। थर्ड पे टीपी फाइंड करना पड़ेगा। थर्ड पे टीपी कैसे मिलेगा, थर्ड पे टीपी मिलेगा सम ऑफ एमपी से, सम ऑफ एमपी से। तो सर सम ऑफ एमपी करो, सम ऑफ एमपी करो, 16 प्लस 24 40, 40 प्लस 20 60। तो आपके पास यहां पे आ रहा है 60। सम ऑफ एमपी मैंने यहां पे क्या किया है, मैंने यहां पे सम ऑफ एमपी कर लिया है, मेरे पास आ गया 60। तो अब मेरे को एवरेज प्रोडक्ट चाहिए 60 डिवाइड बाय 3, 60 डिवाइड बाय 3 दैट इज व्हाट, दैट इज 20। अब अगेन मेरे को यहां पे आपका एमपी चाहिए। एमपी मुझे कैसे मिलेगा, टीपी एट 4 माइनस टीपी एट 3। टीपी एट 3 मुझे पता है कि 60 है,
टीपी एट 3 मेरे को पता है कि 60 है, लेकिन मुझे टीपी एट 4 पता करना पड़ेगा। टीपी एट 4 मुझे कैसे पता लगेगा? सर मैं एपी के साथ वेरिएबल फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि मैं 18 के साथ 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 8 4 जा 32, ये आ जाएगा 72। तो 72 माइनस 60, आपके पास फोर्थ पे आ रहा है 72 और थर्ड पे आ रहा था 60। 72 माइनस 60 आपके पास निकल कर आ जाएगा 12, राइट। इसके बाद आपके पास मार्जिनल प्रोडक्ट दिया हुआ है 8, आपको एपी फाइंड करना है, तो अगेन आपको टीपी फाइंड करना पड़ेगा, सम ऑफ एमपी, सम ऑफ एमपी। तो इनको प्लस कर दीजिए, 16 प्लस 24 40, 40 प्लस 20 60, 60 प्लस 12 72, 72 प्लस 8 आपके पास आ गया 80। यहां पे आप टीपी को वेरिएबल फैक्टर से डिवाइड करा दीजिए, 80 डिवाइड बाय 5, 80 डिवाइड बाय 5 यानी कि आपके पास आ गया 16। अब आपको अगेन एमपी फाइंड करना है, एमपी फाइंड करना है, आपको एपी गिवन है, आपने एपी के साथ वेरिएबल फैक्टर का मल्टीप्लाई किया, 14 इंटू 6, 6 4 जा 24, 84, और यहां पर अब आपने फाइंड कर लिया टीपी एट 6 माइनस टीपी एट 5, यानी कि आपके पास 84 माइनस 80 इज इक्वल्स टू 4। फॉर्मूला आता है आपको सब कुछ आता है, फॉर्मूला नहीं आता आपको कुछ भी नहीं आता। चलिए आपके सामने क्वेश्चन है, मेरे सॉल्व करने से पहले आप लोग इसे सॉल्व करेंगे, मेरे सॉल्व करने से पहले आप लोग इसे सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि आपका आंसर सही निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। मेरे सॉल्व करने से पहले आप लोग इसे सॉल्व करेंगे और बताएंगे इसका आंसर आपके पास सही आ रहा है कि नहीं। when 50 hours of labor are spent, total output is 2000। मतलब 50,000 घंटे लगा के 50 घंटे लगा के हम 2000 यूनिट्स बनाते हैं, 2000 यूनिट्स बनाते हैं। ये है आपका वेरिएबल फैक्टर और ये है आपका टोटल प्रोडक्ट। इसके बाद जब हम 55 आवर्स ऑफ लेबर स्पेंड करते हैं, जब हम 55 आवर्स ऑफ लेबर स्पेंड करते हैं तो हम 2250 का आउटपुट बनाते हैं, हम 2250 का आउटपुट बनाते हैं। आपको बताना है मार्जिनल प्रोडक्ट कितना होगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो वेरिएबल फैक्टर 1 से ज्यादा इंक्रीज हुआ है, तो यहां पे आपको जो एमपी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वो लगाना पड़ेगा डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा वेरिएबल फैक्टर। डेल्टा टीपी आपका 2000 से 2250 हो गया, मतलब कि चेंज आ रहा है 250 यूनिट्स का, और आपका 50 से 55 आवर्स हो गया, मतलब कि 5 आवर्स का चेंज हो गया, यानी कि 1 घंटे में आपकी 50 यूनिट बनती है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट कितना होगा? मार्जिनल प्रोडक्ट होगा 50। तो राइट आंसर आपके पास क्या निकल कर आएगा? राइट आंसर आपके पास निकल कर आएगा डी। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम में निकल कर आते हैं। थोड़ी सी आप अपने एंड पर भी प्रैक्टिस करिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कॉस्ट वाले चैप्टर में। कॉस्ट वाले चैप्टर में हमारे पास कितने फॉर्मूले निकल कर आ सकते हैं? अगर हम कॉस्ट वाले चैप्टर की बात करें तो कॉस्ट वाले चैप्टर में हमारे पास एक फॉर्मूला निकल कर आता है टोटल कॉस्ट का, विच इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। और एक फॉर्मूला निकल कर आता है, एवरेज कॉस्ट इनटू आउटपुट, एवरेज कॉस्ट इनटू आउटपुट। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला हमारे पास निकल कर आ सकता है टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है सर? टोटल वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला हो गया आपके पास टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट, या फिर आपके पास फॉर्मूला हो सकता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इनटू आउटपुट, एक फॉर्मूला और हो सकता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू आउटपुट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है एक यूनिट को बनाने का खर्चा, एक यूनिट को बनाने का खर्चा। आपको इतनी बात मैं उम्मीद करता हूं अच्छे से पता होगी कि वेरिएबल कॉस्ट वेरीज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी।
फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, आपका आउटपुट कितना भी बढ़े फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं निकल कर आता। शॉर्ट रन में आपको दो कॉस्ट मिलती है, एक मिलती है फिक्स कॉस्ट और एक मिलती है वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन लॉन्ग रन में आपके पास कोई भी फिक्स कॉस्ट नहीं होती, वहां पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही अवेलेबल होती है। इसके बाद तीसरी चीज आपके पास निकल कर आ सकती है टीएफसी। टीएफसी टीएफसी का फॉर्मूला क्या होता है सर? टीएफसी का फॉर्मूला होता है आपके पास टीसी माइनस टीवीसी या फिर एवरेज फिक्स कॉस्ट इनटू आउटपुट, एवरेज फिक्स कॉस्ट इनटू आउटपुट। ठीक है जी। इसके बाद आपके पास एवरेज कॉस्ट के फॉर्मूले निकल लेते हैं, एवरेज कॉस्ट के फॉर्मूले लिख लेते हैं। तो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला होता है आपका टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट मतलब एक यूनिट को बनाने का एवरेज कॉस्ट कितना आ रहा है, एक यूनिट को बनाने का कॉस्ट कितना आ रहा है, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज एवरेज कॉस्ट। और फॉर्मूला क्या हो सकता है सर? और फॉर्मूला हो सकता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट। एक और फॉर्मूला निकल सकता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट। इसके बाद आपका एवीसी का फॉर्मूला क्या हो सकता है सर? टीवीसी डिवाइडेड बाय आउटपुट। और एक फॉर्मूला क्या हो सकता है सर? एसी माइनस एएफसी। इसके बाद एएफसी का फॉर्मूला क्या हो सकता है सर? एएफसी का फॉर्मूला इज टीएफसी डिवाइड बाय आउटपुट, टीएफसी डिवाइड बाय आउटपुट। और दूसरा फॉर्मूला क्या निकल सकता है? एसी माइनस एवीसी, एसी माइनस एवीसी। इतने फॉर्मूलाज आपके पास निकल कर आते हैं कॉस्ट वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग हमने सारे फॉर्मूलाज को डिस्कस कर लिया है। आइए एक बारी इनके क्वेश्चंस को भी देखते हैं एंड देन उसके बाद पूर्ण विराम लगाते हैं हमारी क्लास को। आपके पास आउटपुट दे रखा है 0 1 2 3 4 5। टोटल कॉस्ट कुछ दे रखी है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कुछ खाली है कुछ दे रखी है, मार्जिनल कॉस्ट कुछ खाली है कुछ दे रखी है, एवरेज फिक्स कॉस्ट कुछ खाली है कुछ दे रखी है। हमें ये ब्लैंक फिगर्स को फाइंड करना है। ब्लैंक फिगर्स को फाइंड करने के लिए हम लोग मदद लेंगे, हम लोग मदद ले लेंगे हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट की, हम लोग मदद ले लेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट की, और हम लोग मदद ले लेंगे टोटल फिक्स कॉस्ट की। अब एक चीज समझना, अगर जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे आपको कॉस्ट नजर आ रही है, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे अगर आपको कॉस्ट नजर आ रही है, तो ये कॉस्ट किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी सर? ये कॉस्ट रिप्रेजेंट कर रही होगी फिक्स कॉस्ट को, क्योंकि जब आप एक भी आउटपुट जनरेट नहीं करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट हमेशा जीरो होगी, आपकी वेरिएबल कॉस्ट हमेशा जीरो होगी। आपको जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे जो कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे जो आपको कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है वो होती है फिक्स कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहती है, आप किसी भी लेवल ऑफ आउटपुट पे चले जाओ। तो ये जो 30 रुपीज का कॉस्ट है यही आपको इनकर करना पड़ेगा जब आप 1 यूनिट बनाओगे, जब आप 2 यूनिट बनाओगे, जब आप 3 यूनिट बनाओगे, जब आप 4 यूनिट बनाओगे और जब आप 5 यूनिट बनाओगे। तो आपकी फिक्स कॉस्ट में कभी भी कोई चेंज निकल कर नहीं आएगा। अब अगर आपकी फिक्स कॉस्ट हमेशा 30 रहेगी तो आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट हमेशा गिरेगी। जब आप जीरो लेवल ऑफ आउटपुट बना रहे होंगे तो आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट इंफिनिटी पे जाएगी, आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट इंफिनिटी पे जाएगी। जब आप 30 को 0 से डिवाइड करोगे, एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला है टीएफसी डिवाइडेड बाय क्यू। तो जब आप टीएफसी को मतलब 30 को क्यू से डिवाइड करोगे, मतलब 0 से डिवाइड करोगे, तो आपके पास रिजल्ट आएगा इंफिनिटी। अब यहां पर क्या होगा सर? यहां पर आपका 30 डिवाइड होगा 1 से, आपके पास रिजल्ट आएगा 30। यहां पे 30 आपका डिवाइड होगा 2 से, रिजल्ट आएगा 15। 30 आपका डिवाइड होगा 3 से, रिजल्ट आएगा 10। 30 आपका डिवाइड होगा 4 से, रिजल्ट आएगा आपके पास 7.5। और 30 आपका डिवाइड हुआ होगा 5 से, तभी आपके पास रिजल्ट आ रहा है 6। ठीक है जी। अब इसके बाद अगर आपको एवीसी फाइंड करनी है तो एवीसी कैसे फाइंड होगी, उससे पहले हम टीसी फाइंड कर लेते हैं। टीसी क्या है? टीसी इज व्हाट? टीसी इज सम ऑफ टीवीसी एंड सम ऑफ टीएफसी। टीसी इज सम ऑफ टीवीसी एंड टीएफसी, राइट? अच्छा, और मैंने आपको क्या बताया था सर? और मैंने आपको एक चीज बताई थी
कि टीसी इज व्हाट, मैंने नहीं बताया फॉर्मूला आपको ना, ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको नहीं बताया, लिख लेते हैं। टीसी इज व्हाट, टीसी का एक और फॉर्मूला निकलेगा, टीसी का इधर एक और फॉर्मूला निकलेगा, टीसी इज सम ऑफ एमसी, टीसी इज सम ऑफ एमसी। टीवीसी का भी एक और फॉर्मूला निकलेगा, टीवीसी 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 टीवीसी, चलो छोड़ो 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 छोड़ो। अगर आप मार्जिनल कॉस्ट का सम करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टीसी। मार्जिनल कॉस्ट का अगर आप सम करोगे तो आपके पास क्या आएगा, टीसी। ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा? मार्जिनल कॉस्ट का जब सम करेंगे तो टीसी आएगा कि नहीं आएगा? देखो समझने वाली बात है, आपका जो टीसी है वो सम ऑफ एमसी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि सर टीसी के अंदर आपके पास वेरिएबल कॉस्ट भी होती है और आपके पास फिक्स कॉस्ट भी होती है, और जो चेंज निकल कर आता है टोटल कॉस्ट के अंदर वो किसकी वजह से आता है? सर चेंज जो निकल कर आता है टोटल कॉस्ट के अंदर वो वेरिएबल कॉस्ट की वजह से निकल कर आता है। तो आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही होती है? आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है आपके टोटल वेरिएबल कॉस्ट को। समझना मेरी बात को, आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है उसके दो फॉर्मूले बनते हैं, एक उसका फॉर्मूला बनता है TCN माइनस TCN माइनस 1, ठीक है, एक फॉर्मूला ये बनता है, और दूसरा फॉर्मूला बनता है आपका TVC एट N माइनस TVC एट N माइनस 1। अब इसका रीजन क्या है? MC किसको रिप्रेजेंट करता है? MC रिप्रेजेंट करता है चेंज इन कॉस्ट को, चेंज इन कॉस्ट को। और चेंज इन कॉस्ट किसकी वजह से आता है? चेंज इन कॉस्ट आता है वेरिएबल कॉस्ट की वजह से, क्योंकि फिक्स कॉस्ट क्या रहती है? हमेशा कांस्टेंट रहती है। फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। तो अगर आप MC का सम करोगे तो वो सम आपको किसके पास लेके जाएगा? MC का सम आपको वेरिएबल कॉस्ट के पास लेके जाएगा। TC तक पहुंचना है तो उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? फिक्स कॉस्ट ऐड करना पड़ेगा। उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? फिक्स कॉस्ट को ऐड करके चलना पड़ेगा। अब जरा समझना मेरी बात को, यहां पर मेरी बात को समझना जरा ध्यान से। हो क्या रहा है हमारे पास TFC आ चुका है, हमारे पास AFC आ चुका है। अब हमको TVC फाइंड करना है, TVC फाइंड करना है। देखो आपके पास फर्स्ट आउटपुट पे MC20 है। ये MC20 किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी? वेरिएबल कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रही होगी। MC20 किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी? वेरिएबल कॉस्ट को, क्योंकि जो MC है वो एडिशनल लेबर लगाकर जो आउटपुट जनरेट हुआ उसको रिप्रेजेंट कर रही है। यानी कि मार्जिनल कॉस्ट किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वेरिएबल कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। टोटल कॉस्ट का चेंज किसकी वजह से आता है? वेरिएबल कॉस्ट की वजह से आता है। तो MC हमेशा किसको रिप्रेजेंट करती है? वेरिएबल को रिप्रेजेंट करती है। अब अगर आपकी MC20 हो गई है, मतलब आपका फर्स्ट आउटपुट का जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कितना है? 20 रुपीस का है। तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी? सर आपकी टोटल कॉस्ट होगी वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, यानी कि 30 प्लस 20, 50। 30 प्लस 20 यानी कि 50, राइट? अच्छा, अब ये अगर 50 है तो आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? 20 डिवाइड बाय 1, TVC डिवाइडेड बाय आउटपुट, यानी कि 20 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू 20। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब फर्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट पे होंगे, तो हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, हमारी मार्जिनल कॉस्ट और हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होंगी? ये सेम होंगी। ये हमारी क्या होंगी बेटा जी? सेम होंगी। अब हमें क्या करना है? सर हमें ये 68 पता है, हमें मार्जिनल कॉस्ट आइडेंटिफाई करनी है। तो कैसे कर लेंगे? सिंपल, हम TC एट 2 माइनस TC एट 1 कर देंगे। TC एट 2 68 है, TC एट 1 50 है, यानी कि आपके पास ये 18 आ रही है। इसका मतलब आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगी 20 प्लस 18 38। 20
प्लस 18, 38 आपकी वेरिएबल कॉस्ट होगी, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट किसको रिप्रेजेंट करेगी? इट इज अ सम ऑफ एमसी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट के लिए आप सम ऑफ एमसी का इस्तेमाल कर सकते हो। टोटल वेरिएबल कॉस्ट के लिए आप सम ऑफ एमसी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये 38 आ गया आपके पास। अब 38 को 2 से डिवाइड कर दो, 38 को 2 से डिवाइड कर दो, आपके पास 19 निकलकर आ जाएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 2 यूनिट का। अब देखो टोटल कॉस्ट आपके पास 84 है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 18 है, एमसी पूछा जा रहा है, तो एमसी निकालना आसान है। टीसी एट n माइनस टीसी एट n माइनस 1, मतलब टीसी एट 3 माइनस टीसी एट 2, टीसी एट 3 इज 84, 84 माइनस 68, आपके पास क्या निकलेगा? 16। आपके पास क्या निकलेगा? 16। अब ये 16 प्लस 38 मिलाकर कितना हो जाएगा? 16 प्लस 38 मिलाकर हो जाएगा 54। 54 प्लस 18 मिलाकर कितना हो जाएगा? 72। अब आप 72 को 4 से डिवाइड कर दो, 72 को 4 से डिवाइड कर दो, आपके पास फिर से आ जाएगा 18, फिर से आ जाएगा 18। अब आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो 72 की वेरिएबल कॉस्ट है, 30 की फिक्स कॉस्ट है। 72 प्लस 30 आपके पास आ जाएगा 102। अब ये 125 है, ये 102 है, 125 माइनस 102 आपके पास निकल कर आ जाएगा 23। ठीक है जी, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, काम अपने आप हो जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, काम अपने आप हो जाएगा। चलिए, अ फर्म इज प्रोड्यूसिंग 7 यूनिट्स ऑफ आउटपुट एट एन एवरेज टोटल कॉस्ट ऑफ 150। हम 7 यूनिट बनाते हैं, 7 यूनिट बनाते हैं और एवरेज टोटल कॉस्ट यानी कि एवरेज कॉस्ट हमारे पास आती है 150 की। ओके, एंड हैज टू पे 350 टू इट्स फिक्स फैक्टर। हमारा 350 रुपए फिक्स कॉस्ट आता है, मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट हमारे पास 350 की है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन कहता है हाउ मच ऑफ द एवरेज टोटल कॉस्ट इज मेड अप ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। इस एवरेज टोटल कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? तो सबसे पहले आप क्या करो, एवरेज फिक्स कॉस्ट फाइंड कर लो। 350 डिवाइड बाय 7, एवरेज फिक्स कॉस्ट आ गई है 50। अब इस 150 में आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट 50 है, तो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? सर आपका 150 माइनस 50, आपके पास 100। भाई एटीसी का फॉर्मूला क्या है? एटीसी का फॉर्मूला है एएफसी प्लस एवीसी। हमें एवरेज कॉस्ट पता है 150 की है, एवरेज फिक्स कॉस्ट हमने 50 निकाल ली है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पता लग जाएगी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 100 निकल कर आएगी। आपके पास राइट आंसर क्या बनेगा? डी। अगर आपके पास एवरेज कॉस्ट 50 यूनिट को बनाने की 250 की है, 50 यूनिट को बनाने की एवरेज कॉस्ट 250 की है और आपके पास टोटल फिक्स कॉस्ट 1000 की है, व्हाट इज द एवरेज फिक्स कॉस्ट? क्वेश्चन आपसे एवरेज फिक्स कॉस्ट पूछ रहा है ऑफ प्रोड्यूसिंग द 100 यूनिट्स। तो सर अगर आपको 100 यूनिट्स बनानी है, 100 यूनिट्स बनाने में टोटल फिक्स कॉस्ट 1000 की आती है, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? सिंपल, टीएफसी को क्यू से डिवाइड कर दो, 1000 को 100 से डिवाइड कर दो, आपके पास कितना आंसर आ जाएगा? 10। आपके पास 10 आंसर निकल कर आ जाएगा। राइट, आई होप आप लोगों ने ये सेशन को एंजॉय किया होगा। इफ यस देन डू लाइक एंड कमेंट, और मिलते हैं आप लोगों से ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन अपना ख्याल रखें। बाय टू एवरीवन, बाय बाय।